मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आखिर कैसे इंस्पिरेशन होता है और कैसे एक्सपिरेशन होता है, इसके बारे में कल हम बात किए थे। आखिर लंग्स में हवा बाहर से अंदर क्यों आती है या अंदर की हवा बाहर क्यों जाती है, ये हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है, कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। वहाँ सबसे बड़ा रोल था हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स का, जो मौजूद थी रिब्स के साथ। एक्चुअली ये इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स को लिफ्ट भी कर सकती है और वापस नॉर्मल भी कर सकती है। और दूसरा रोल था यहाँ मसल्स ऑफ डायाफ्राम। तो ये जो आपका डायाफ्राम था, डायाफ्राम की मसल्स, अगर डायाफ्राम डोम शेप होता है तो वो ऊपर का वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर ये फ्लैट हो जाता है तो ऊपर का वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। तो ये वॉल्यूम को बढ़ाता है। क्या क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये रिब्स को लिफ्ट करेंगी, बाहर की तरफ खींचेंगी रिब्स को, और डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, जिससे क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और बाहर हाई प्रेशर हो जाएगा, तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी। ठीक जस्ट उल्टा होता है, डायाफ्राम आपका नॉर्मल हो जाएगा, इंटरनल जो कॉस्टल मसल्स हैं रिब्स को वापस नॉर्मल जगह पे ले आएंगी, ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएंगी। इससे क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होता है तो अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और बाहर लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो अंदर का एयर बाहर चला जाता है। एक सिंपल सी बात थी, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब आज थोड़ा सा जो डायग्नोस्टिक कुछ शब्द यूज किए जाते हैं लंग्स से रिलेटेड, स्पाइरोमीटर की मदद से जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो कुछ शब्द हैं जिनको जानना जरूरी है। मैंने बताया था कल आपको स्पाइरोमीटर, एक्चुअली आपकी लंग्स कितना हवा अंदर ले रहे, कितना हवा बाहर निकाल रहे, वो कैपेसिटी मेजर किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, रटने से काम नहीं चलेगा, और थोड़ा भूलने वाला भी टॉपिक है, थोड़ा ओवरलैपिंग करता है, कंफ्यूज करता है। इसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली हम लंग्स की कैपेसिटी देख रहे हैं कि लंग्स कितना हवा अंदर ले सकता है और कितना हवा बाहर निकाल सकता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग आएगा। कौन कौन से शब्द यूज होते हैं वही हमको समझना है, तो अपने हिसाब से थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूं ताकि आपको थोड़ा टॉपिक आसान हो जाए। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा बात करूं। एक नॉर्मल पोजीशन पे मैंने एक लाइन खींचा है, नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। इस साइड में हम इंस्पिरेशन करने वाले हैं, इंस्पिरेशन, और इस साइड में हम एक्सपिरेशन करने वाले हैं, ठीक है, एक्सपिरेशन। ये दो मैंने थोड़ा सेपरेट किया। ये वो जगह है जहां ना तो लंग्स में हवा अंदर आ रही है ना लंग्स में हवा बाहर जा रही है। ये एक नॉर्मल पोजीशन पे मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब यहां पहला एक आपको टर्म आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है वो थोड़ा समझिए। जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं या नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, नॉर्मल, एक नॉर्मल, चूंकि हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, इतना तो आपको कल बताया था। ब्रीदिंग रेट कितना है अपना? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, पर मिनट। तो जब हम नॉर्मल इंस्पायर करते हैं या नॉर्मल एक्सपायर करते हैं तो हमारे लंग्स में कितनी ml वॉल्यूम, कितना ml हवा अंदर आएगी और कितना ml हवा हम बाहर निकालते हैं,
वो जो वॉल्यूम है एयर का वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। नहीं समझ में आया? आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप नॉर्मल इंस्पायर किए, इतना हवा आप ले सकते हैं, नॉर्मल एक्सपायर किए, इतना हवा आप ले सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का जो वॉल्यूम है ये लगभग होता है आपका 500 ml। ये कितना होता है? 500 ml। इधर भी 500 ml और यहां से यहां तक भी अगर हम बात करें तो ये भी 500 ml। ये क्या है? नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है या नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है। ये जो वॉल्यूम है 500 ml इतना होना ही चाहिए। हमारा नॉर्मल जब हम सांस अंदर लेते हैं तो 500 ml एयर अंदर जाना ही चाहिए, और जब हम नॉर्मल एयर बाहर निकालते हैं तो 500 ml वापस जाना भी चाहिए। ये जो वॉल्यूम है ये कहलाता है आपका टाइडल वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? समझ में आना चाहिए टाइडल वॉल्यूम क्या है। एक बार में, अब एक बार में 500 है, ठीक है, और हमारा जो एक मिनट की अगर हम बात करें तो 12 to 16 है। तो इसका मतलब अगर एक मिनट में आपसे ये पूछे कि एक मिनट में हमारे लंग्स में कितनी हवा अंदर आती है या फिर कितनी हवा बाहर जाती है, तो क्या करेंगे? 500 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 48 12 पंजे 60, 60 का मतलब 60,000, और 16 से मल्टीप्लाई करो 500 को, 16 पंजे 80, 80,000 है। मतलब 60 लीटर से लेकर 80 लीटर के बीच में। आज थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है। ये 500 12 से मल्टीप्लाई करो, ये 6000, 6 और ये हाँ 8, 6 लीटर से लेकर 8 लीटर ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी बनती है। तो ये थोड़ा सा चाहे आपसे पर ब्रीदिंग पूछे या पर मिनट आपसे पूछे तो आप एक बार 12 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 16 से करो, इतने से इतने के बीच में एयर आना चाहिए। तो ये हम बार बार यहाँ पे बात नहीं करेंगे। 12 to 16 ये हमको याद रहेगा, एक मिनट में एक हेल्दी व्यक्ति इतना ही ब्रीदिंग करता है। ठीक है, चलिए, तो ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। बहुत बेसिक यूनिट है टाइडल वॉल्यूम, आपको आना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पायरेटरी मतलब इंस्पिरेशन पे बात करेंगे। आपके लंग्स ने 0 से लेके 500 नॉर्मल एयर ले लिया, नॉर्मल एयर ले लिया। अब इसके बाद आपको थोड़ा ताकत लगाना है, नॉर्मल एयर आने के बाद थोड़ी सी ताकत लगाना है और जबरदस्ती फोर्स लगाकर और हवा अंदर खींचना है। थोड़ा सा, एक बार नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स, आपको फोर्स लगा के हवा अंदर लेना है। तो ये फोर्सिबल इंस्पिरेशन है आफ्टर नॉर्मल जो आपने किया। एडिशनल एयर आपने लिया, 500 के बाद एडिशनल लिया और आपने एडिशनल फोर्स लगाकर इस हवा को अंदर लिया, और ये हवा ज्यादा से ज्यादा आप खींच सकते हैं 3000 ml। आप कितनी हवा और अंदर खींच सकते हैं? 3000 ml खींच सकते हैं। तो ये जो एडिशनल है, यहां से लेके यहां तक का जो ये वॉल्यूम है, जो आपने एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्स ली, ये क्या है? फोर्स ली जो आपने एडिशनल भी थोड़ा याद रखिए, एडिशनल जो इंस्पायर किया है, एडिशनल जो हवा अंदर भर ली है, ये आपकी कहलाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको बोलते हैं टीवी, इसको बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेशन किया, रिजर्व एडिशनल आपने खींच लिया हवा, ये आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक ऐसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। नॉर्मल आपने एक्सपिरेशन कर दिया, सांस हवा आपने बाहर निकाल दिया जितनी थी, अब आप ताकत लगा के और हवा बाहर निकालेंगे तो इतनी नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान देना, इधर आप खींच ज्यादा सकते हैं,
निकालना थोड़ा सा कम होगा। आप एडिशनल जब आप निकालेंगे तो लगभग इतना हवा और फोर्स लगाकर आप निकाल सकते हैं। एडिशनल है ये, फोर्सली, और वो भी एडिशनल। एक बार नॉर्मल एयर निकल जाएगी 500, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया, 500 तो निकलेगी। उसके बाद निकलने के बाद और ताकत लगा के थोड़ा सा एडिशनल एयर निकालो, तो ये जो आपकी एडिशनल एयर निकलेगी ये आएगी लगभग 1100 ml। 1100 ml, और हम इसको बोलते हैं ERV। ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना हो गया? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। तो ये देखिए, आप थोड़ा ग्राफ देखते जाइए। ये पहले 500 नॉर्मल था, एडिशनल लगाया तो 1100 हो गया। इतनी हवा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर क्या है, नॉर्मल आप 500 ले सकते हैं, और भी ज्यादा ताकत लगाएंगे तो आप 3 लीटर और आप ले लेंगे। हाँ, इतना हो गया। तो ये हो गया आपका ERB। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि आप ताकत लगाकर हवा अंदर ज्यादा ले सकते हैं बजाय बाहर निकालने के। आप थोड़ा सा अपना खुद करके देखिए। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप और ज्यादा हवा खींच सकते हैं अपने लंग्स में, लेकिन आप निकाल कम पाएंगे। अगर आपने नॉर्मल एक्सप्रेशन कर दिया उसके बाद फिर भी निकाल पाएंगे, वो आपका 1100 ml हो जाएगा। तो ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कुछ बेसिक शब्द हैं जो आपको आना ही चाहिए। एक और एडिशनल है, वो है आपके रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम जब आपने फोर्स लगाकर, देखिए पहले तो नॉर्मल 500 आपने हवा निकाली लंग्स में से, फिर आपने ताकत लगाया तो 1100 और निकल गया, फिर भी लंग्स में हवा अभी भी बची है, इतनी हवा और बची है। ऐसा नहीं है कि आप 100% ताकत लगा के पूरी की पूरी हवा बाहर निकाल दोगे लंग्स में, नहीं, अभी भी बची हुई है। 100% एयर आप निकाल ही नहीं सकते लंग्स की, इतनी हवा अभी भी और बची है। और ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो फोर्सिबल एयर बाहर करने के बावजूद भी अगर जो एयर बच गई, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझ में आना चाहिए। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? इसकी वैल्यू आती है 1100 से लेकर 1200 ml। ये हवा तो हमेशा बची रहेगी लंग्स में। अगर पूरी की पूरी निकल गई तो सब की सब जो एल्वियोलाई हैं, जो मेम्ब्रेन है, वो चिपक जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगी, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। अगर ऐसा हो गया तो लंग्स आपके फिर दोबारा क्या पता कितना खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा लंग्स। तो हमेशा कभी भी 100% जो एल्वियोलाई है वो पिचकती नहीं है। चाहे आप कितनी भी हवा अंदर की बाहर निकाल दो, फिर भी ये वॉल्यूम तो हमेशा बचा रहता है। ये है आपके रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहां पर ये 4 जो डेफिनेशन है, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर ये 4 समझ में आ गई तो बाकी की भी समझ में आ जाएंगी। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, यहां तक हमारा ग्राफ पहुंच चुका है, इस लेवल तक, ये लेवल हमारा पहुंच चुका है यहां तक। इतना एयर इसके अंदर लंग्स में आ सकता है, 500 आ सकता है। फोर्स लगाएंगे तो 1100 और ले लेंगे, और फिर भी हवा अभी भी बची हुई है हमारे लंग्स में इतनी। तो हमारे ये टोटल यहां से लेके यहां तक इतनी एयर हमारे लंग्स में आ सकती है मैक्सिमम। तो ऐसे ही कुछ शब्द है जिनको हम अब यहां इस्तेमाल करेंगे। इनको ही जोड़ जोड़कर हम कुछ और नए शब्द बना रहे हैं आपको उलझाने के लिए। हैं, ऐसा उद्देश्य नहीं है उलझाने के लिए, लेकिन बायोलॉजी में लिखा है तो थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी
ये क्या होती है? कैपेसिटी देखना है इंस्पिरेशन की, हवा अंदर करने की क्या कैपेसिटी है आपके अंदर। हाँ, तो इसमें हमको देखना होगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब उसने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, मतलब यहां तक ये वाली लाइन आपको लाना है, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, इसके बाद वो ताकत लगाकर मैक्सिमम कितनी एयर ले सकता है। तो देखिए यहां से यहां ये वाली एयर पहले आ जाएगी उसके पास, फिर ये नॉर्मल इंस्पायर वाली भी एयर आ जाएगी और फोर्स लगाकर इतनी एयर भी आ जाएगी। यहां तक वो पहुंच सकता है फोर्स लगाकर। कब से? एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद। नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, उसके बाद पहले तो ये वाली हवा अंदर लेगा, फिर जो नॉर्मल इंस्पायर कर सकता है वो लेगा, और फिर फोर्स लगा के और खींच सकता है, वो इतनी ले सकता है। तो मैक्सिमम इतनी हवा हम खींच सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। बात समझ में आना चाहिए। ये आ गया आपका 500, ये आ गया आपका 500, ये आ गया आपका इतना। टोटल कितना बना? ये लगभग आपका आएगा 4 लीटर या 4000 ml, और इसको हम बोलते इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ध्यान देना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं शब्द। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? आईसी। हाँ, ये शॉर्ट में भी थोड़ा नाम याद रखना। अब सब जो कुछ भी बनाऊंगा मैं इनको जोड़ के ही बनाने वाला हूं। ये मेन बेसिक था आपका टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल जो बची रह जाती है वो वाली। तो ये हो गई हमारी आईसी। आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मुझे लग रहा है आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है। हाँ, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में? टीवी प्लस ई आरवी, टीवी प्लस ई आरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए ये आपका यहां से यहां क्या है? टाइडल वॉल्यूम है। यहां से यहां ये क्या है? ये टाइडल वॉल्यूम है। यहां से यहां ये क्या है? ये टाइडल वॉल्यूम है। इतना ही तो है ये टाइडल वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां से ये जीरो से लेके यहां तक जो आ रहा था वो क्या था? आईआरवी। भाई जीरो से लेके यहां तक जो आ रहा था वो क्या था? आईआरवी। तो ये आईआरवी हो गया पूरा, प्लस इसमें क्या हो गया? ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ये क्या बन गया आपका? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हो गया? एकदम बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायर करने की मैक्सिमम कितनी ताकत है हमारे लंग्स में? कितनी ताकत है? तो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद शुरू करना है। आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन कितना करते हैं हम लोग? ये करते हैं 500 पे। यहां हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया और हम लंग्स की ताकत देख रहे हैं कि कितनी हवा अंदर कर सकता है। पहले तो ये वाली हवा अंदर करेगा, सॉरी बाहर निकालना है, एक्सपिरेशन करना है ना, एक्सपायरेटरी। फिर ये वाली आपकी हवा बाहर निकालेगा, फिर ये फोर्स लगा के भी तो निकालेगा ये वाली यहां तक। ये वाला लेवल आपको लाना है फोर्स लगाकर। इतनी हवा हमारा लंग्स आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन एग्जिट कर सकता है, इतनी हवा बाहर कर सकता है। ये क्या है? आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन हाउ मच एयर वी कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सिबल। अब पूरा ताकत लगा के कितनी हवा हम बाहर फेंक सकते हैं, ये कहलाएगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या कहलाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को ईसी। ईसी। अब ईसी की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए 500 तो ये हो गया, 500 ये हो गया, और ये कितना आ रहा था? 1100। कितना आएगा ये?
ये आ जाएगा आपका 2100, आई थिंक 5 5 10 और 21, 2100 ml। इतनी हम फोर्स, हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है जब हम एक नॉर्मल इंस्पायर कर लेते हैं, उसके बाद इतनी एयर हम फोर्सली निकाल सकते हैं हमारे लंग्स से, तो ये कहलाती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब इसको हम जैसे यहां पर हमने आईसी को लिखा था टीवी प्लस आईआरवी, ऐसे ही ईसी को कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका टीवी, ये क्या हो गया, ये टाइडल वॉल्यूम हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई ये क्या था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो था ये प्लस ये, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो था 1100 और 500, इनको जोड़ दो तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन रहा था। मुझे लग रहा है कि ये शायद आ गया समझ में। हाँ, अब हम बात करेंगे, और भी शब्द अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुआ, अभी यहां पर बाकी है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एक नया नाम है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या चीज है, एक बार थोड़ा समझते हैं। इसमें लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया, यहां से लेकर कितनी हवा अंदर हो सकती है हमारे लंग्स में, ये वाली टीवी हमारे पास हो सकती है, ये वाली टीवी हो सकती है, फोर्स लगा के भी हम रख सकते हैं, और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये रेसिडुअल वॉल्यूम ये भी तो होगा, ये क्या है, ये आरवी है, कितना है 1100 से 1200, इतनी हवा हमारे लंग्स में मैक्सिमम हो सकती है, यहां तक हो सकती है। ये नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद इतनी हवा लिया, फिर ये लिया टाइडल वॉल्यूम, ये भी टाइडल वॉल्यूम है, ये भी टाइडल वॉल्यूम है, ये आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है। इतनी हवा हमारे लंग्स में एक साथ पाई जा सकती है, और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। हमारे लंग्स में इतनी हवा भरी ही रहती है, हाँ, इतना मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारे लंग्स की, कैपेसिटी की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं एफआरसी, एफआरसी। मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। इसका शॉर्ट में लिखा है ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी। अब देखिए यहां से लेके यहां तक ये ईआरवी तो था, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, या यहां से लेके यहां तक देखो ईआरवी, ईआरवी, हाँ सॉरी ये यहां से चलेगा, ईआरवी यहां से, सॉरी ये मैक्सिमम आपका लंग्स इतना ऑक्यूपाई कर सकता है ना, इतनी हवा अंदर ले सकता है, यहां से शुरू करना होगा। मैक्सिमम आपका लंग्स इतनी हवा अंदर ले सकता है, यहां से लेकर और फुल लगाकर और ताकत लगाकर अंदर खींचकर, और फिर भी रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में रह सकती है। यहां से आपका ये पूरा आएगा, तो इसको फिर हम बोलेंगे ईआरवी। ईआरवी कहां से कहां तक आ जाएगा आपका, ये पूरा ईआरवी आ जाएगा यहां से लेके यहां तक, और फिर आपका रेसिडुअल वॉल्यूम इसमें जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा एक बार आप इसमें दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं कंफ्यूज हो गया, अपने से जब आप बनाएंगे देखेंगे तब क्लियर होगा। कंफ्यूजन होता है, छोटा छोटा चीज है, फिर भी इसका कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, किसी का भी वॉल्यूम भी आपसे पूछा जा सकता है, कम से कम टाइडल वॉल्यूम, ये जो बेसिक हैं इनका तो आप याद रख लीजिए कि कितनी हवा अंदर आ सकती है, कितनी हवा बाहर जा सकती है। एक होता है विटाल कैपेसिटी, हाँ यहां पर ये कुछ शब्द हैं, ये आपका हो जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी मैंने आपको बताया। अब आएगा विटाल कैपेसिटी, हाँ विटाल कैपेसिटी, इसको बोलते वीसी। ये क्या है,
द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने के बाद कितना ब्रीद इन कर सकता है, कितना हवा अंदर ले सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन हो रहा है, ये यहां नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये एफआरसी यहां से चलेगा और यहां से आपका चलेगा ये वाला, यहां तक कितना हवा मैक्सिमम अंदर ले सकता है फोर्स एक्सपिरेशन करने के बाद। फोर्स एक्सपिरेशन किया, उसके बाद फोर्स इंस्पिरेशन भी करना है, रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ना है इसमें, यह कहलाता है विटाल कैपेसिटी। फोर्स एक्सपिरेशन से लेके फोर्स इंस्पिरेशन तक का जो एयर वॉल्यूम है वो कहलाता है विटाल कैपेसिटी। फोर्स एक्सपिरेशन और फोर्स इंस्पिरेशन, कितनी हवा अंदर बाहर हो सकती है हमारे लंग्स में, वो कहलाता है लंग्स की विटाल कैपेसिटी। और विटाल कैपेसिटी में अगर आप रेसिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दो, अगर ये भी आप जोड़ दो यहां से लेके यहां तक, प्लस ये भी अगर आप जोड़ दोगे तो बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। केवल इसमें वीसी में और टीएलसी, इसको बोलते टीएलसी, केवल रेसिडुअल वॉल्यूम का डिफरेंस है। यहां पर ये चीज थोड़ा सा गलत हो रहा था, और ये ऐसे बिल्कुल, देखिए कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन आपको अपने से ही निकालने पड़ेंगे। आई थिंक अगर यहां का आप थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। पहला आपका टीवी हो गया, पहला क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर क्या आएगा इसमें, रेसिडुअल वॉल्यूम। कितने हो गए, 4, ये बेसिक हो गए। फिर आ गया आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फिर आ गया आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फिर आपका आ गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फिर आ गया आपका विटाल कैपेसिटी, और फाइनली आपका आ गया टोटल लंग कैपेसिटी। मैक्सिमम लंग्स में कितनी हवा पाई जा सकती है। फोर्स एक्सपिरेशन से जो एडिशनल लिया वो भी आ सकती है, नॉर्मल एक्सपिरेशन लिया वो भी आ सकती है, नॉर्मल इंस्पिरेशन लिया वो भी आ सकती है, फोर्स इंस्पिरेशन लिया वो भी आ सकती है, और रिजर्व वॉल्यूम जो है वो भी लंग्स में आ सकती है। ये हमारा टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। तो एक ये छोटा सा लाइन से मैंने आपको ये लगभग सभी अलग अलग डेफिनेशन समझाने की कोशिश किया, इनके बारे में रिलेशन बताने की कोशिश किया। ऐसा नहीं है कि एक बार देखने से ये आपको याद हो गई, आपको कुछ इनका बेसिक डेफिनेशन खासतौर पे याद रखना होगा, कुछ डाटा आपको याद रखना होगा। ये तो बेसिक हैं, इनको तो याद करना ही करना है, 100% याद करना है इनको, तो इन्हीं से तो बना है बाकी सब कुछ। और एक आपको टोटल लंग कैपेसिटी भी याद करना है, शायद इससे काम चल जाएगा, बाकी बीच की ये आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं, आपको एक बार सही ढंग से ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा अभी खत्म होता है, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, अगला टॉपिक रहेगा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमारे बॉडी में गैस एक्सचेंज कैसे होती है, ठीक है, रास्ता समझ में आ गया। ये हमारे एयर हो गया, एयर से हवा चली, ये यहां पर आकर पहुंच गई एल्वियोलाई में। एयर कहां पहुंच गई, एल्वियोलाई में, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल से हवा आई, ये आ गई एयर में। अब यहां पर कहां पर एक्सचेंज होगा और किस किस के बीच में एक्सचेंज होगा। हर एल्वियोलाई के पास में एक ब्लड कैपिलरी जाती है, हर एल्वियोलाई के ऊपर एक बिल्कुल उसके दीवारों से चिपकी, इनका जो थिकनेस है वो बहुत कम होता है, इन लेयर की भी मैं बात करूंगा अभी। तो यहां पर जो ये ब्लड आता है लंग्स को,
एक जो डिफ्यूजन होना है वो तो यहां पर ही होगा, ऑक्सीजन इधर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी। पहला साइट ये है डिफ्यूजन का। अब ये ब्लड आपका ऑक्सीजन लेके जा रहा है और मान लीजिए ये आपके बॉडी की वो सेल है जिसको ऑक्सीजन चाहिए, तो यहां से जब ये ब्लड कैपिलरीज निकलेगी इसके पास से, तो क्या करेगी, ऑक्सीजन इसको डिफ्यूज करेगी और ये टिश्यू की सेल कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड को डिफ्यूज करेगी। फिर ये ब्लड घूमते घूमते आएगा और फिर से लंग्स में आएगा। तो यहां दो जगह डिफ्यूजन होता है, एक तो लंग्स में होता है, लंग्स में गैस एक्सचेंज होती है, और जब ये ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है तो हमारे बॉडी की हर एक ऑर्गन में ये पहुंचता है, हर ऑर्गन में लिविंग सेल है, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि टिश्यू को ये ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है, उस वक्त भी डिफ्यूजन हो रहा है, उस वक्त भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहां पर जो डिफ्यूजन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है इस सेल की, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, इस ब्लड कैपिलरीज की दीवार की थिकनेस कितनी है, और क्या इनके बीच में कोई गैप है या कोई केमिकल है या कोई और सीमेंटिंग मटेरियल है, उसकी थिकनेस कितनी है। तो ये इतनी मोटी दीवार जो है इसको क्रॉस करना होता है। अब ये इतनी मोटी भी दीवार नहीं है कि आप परेशान हो जाए, ये एकदम मिलीमीटर में होता है, ये वाला थिकनेस मिलीमीटर, बहुत कम। ये तो समझाने के लिए आपको इतना बता दिया, एकदम एक दूसरे के ऊपर ये चिपकी हुई रहती हैं, कोई गैप नहीं होता है और आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है। ध्यान देना, डिफ्यूजन की जो रेट है वो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर। थिकनेस अगर ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम हो पाएगा, थिकनेस जितना कम होगा उतना ही फास्ट डिफ्यूजन हो पाएगा, चाहे यहां की बात करें चाहे हम यहां की बात करें। ये जो आपके मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की, और ये जो आपका ब्लड कैपिलरीज की जो दीवार है, और बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है, ये तीन चीज यहां पर मौजूद हैं। इनको क्रॉस करना होता है गैस को डिफ्यूजन करने के लिए। तो ये डिफ्यूजन आखिर क्यों होता है, हमने अभी तक डिफ्यूजन में पढ़ा है, डिफ्यूजन हमेशा होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब यहां पर क्या डिफ्यूज हो रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रही है, एक ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है। इसका मतलब यहां किसी न किसी का जो कंसंट्रेशन की बात करेंगे उनमें डिफरेंस होना जरूरी है, तभी डिफ्यूजन होगा। CO2 की कंसंट्रेशन हम यहां देखेंगे, O2 की भी कंसंट्रेशन हम यहां देखेंगे। ठीक ऐसे ही ब्लड जो ये आ रहा है, अभी जो जा रहा है लंग्स के लिए, उसमें CO2 का लेवल क्या है, O2 का लेवल क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, ये हम बात करेंगे। जब ये यहां से निकल के जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, उस वक्त इन दोनों का लेवल क्या है, यहां पे हम बात करेंगे। बात समझिए, देखिए यहां पे हम बात करेंगे, और यहां पर एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, CO2 का कितना है, यहां पर भी हम बात करेंगे। भाई यहां कुछ डिफरेंस होगा तभी तो ये एयर में ये चीज जाएगी, ये गैस जाएंगी या फिर आएंगी। तो एक तो एयर में आपको देखना है कंसंट्रेशन, क्योंकि हम अभी कंसंट्रेशन पे बात करें, फिर हम एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर पे बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और डिफ्यूजन हमारा पार्शियल प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। तो पार्शियल प्रेशर देखेंगे हम ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। कहां देखेंगे, एयर में देखेंगे, एल्वियोलाई में देखेंगे, हम आने वाले ब्लड में देखेंगे, जाने वाले ब्लड में देखेंगे, और जो ये ब्लड जा रहा है फिर हम यहां देखेंगे इस टिश्यू में क्या क्या लेवल है, कौन सी गैस ज्यादा है, कौन सी गैस कम है, इसकी बात करेंगे टिश्यू में। फिर जब टिश्यू से ब्लड निकल जाएगा तो ये ब्लड तो वापस यहीं आ रहा है, हमने यहां पर देख ही लिया इसका कंसंट्रेशन, भाई यहां से जो निकल रहा है उसी का तो कंसंट्रेशन है। तो हमको यहां पर एयर, हमको बात करना है एल्वियोलाई, हमको बात करना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, हमको बात करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, हमको बात करना है टिश्यू का। इन जगह पर अगर गैस के बीच में डिफरेंस मौजूद होगा तो वो गैस
आसानी से डिफ्यूज होती हुई चली जाएंगी। अब देखिए एक इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है उस पूरी एयर में, क्योंकि एयर क्या है, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एयर क्या है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। अब इस एयर में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के द्वारा कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अगर इसमें CO2 है तो CO2 के द्वारा कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो कहलाता है आपका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर अगर हम इन दो गैस का थोड़ा सा ध्यान से देखें, गौर करके देखें, तो हमको समझ में आएगा कि जहां पर पार्शियल प्रेशर हाई है उधर से गैस डिफ्यूज होगी जिधर पार्शियल प्रेशर कम है। हम ऑक्सीजन का भी देखेंगे पार्शियल प्रेशर, हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखेंगे। तो इसके लिए एक बनी बनाई टेबल हमारे बुक में दिया है, क्यों ना हम वहां से ये सब पार्शियल प्रेशर देखते हैं और समझ में हमको आना चाहिए कि आखिर कौन सी गैस किधर से किधर मूव करने वाली है और पार्शियल प्रेशर वहां लगभग कितना होता है, ये हमको देखना है। अब पार्शियल प्रेशर की भी बात करें, अगर इक्वल हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम बात करेंगे, इसका सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की बजाय 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होता है, 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है इसकी सॉल्युबिलिटी। इसलिए CO2 का पार्शियल प्रेशर भी कंपैरिजन टू O2 काफी हाई होता है। अगर दोनों का इक्वल आप कंसंट्रेशन कर दीजिए तो इसका हाई रहता है। इसलिए तो एयर में क्या होता है, CO2 कम होती है 0.03% और O2 होती है 21%। ये 21% होती है तब जाकर इसका प्रेशर क्रिएट होता है, ये 0.03 में ही काफी प्रेशर बना देती है। तो ये चूंकि इससे कई गुना ज्यादा ये प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बनाने की पावर रखती है ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड प्लाज्मा, जो भी है ब्लड में जाएगा या जहां पे भी जाएगा वहां पे सॉल्युबिलिटी ये आसानी से घुल जाती है, आसानी से डिफ्यूज हो जाती है। इसलिए ये इतना कम कंसंट्रेशन होते हुए भी आसानी से एक्सचेंज होती है। बात समझ में आना चाहिए पार्शियल प्रेशर में। चलिए हम वो टेबल देखते हैं ताकि हमको समझ में आए कि कौन सी गैस किधर से किधर मूव कर रही है। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। आपके बुक में एक यहां जो एक टेबल दिया है, आप इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए। हम बात करेंगे, ये रेस्पिरेटरी गैस है, एक साइड में ऑक्सीजन है, एक साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की एयर में किस गैस का कितना प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कितना है। सबसे पहले ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर में एयर है वहां पार्शियल प्रेशर है 159। हाँ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 159। और ये वाली एटमॉस्फेरिक एयर 159 वाली जब एल्वियोलाई में पहुंच जाती है तो वहां ऑक्सीजन का लेवल रहता है 104। इसका मतलब एल्वियोलाई में कम ऑक्सीजन पाई जाती है बजाय एटमॉस्फेयर एयर के। इसलिए एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है एल्वियोलाई में, डिफ्यूज होके ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी एल्वियोलाई की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर जाएगी, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई की तरफ। कौन सी गैस जाएगी, O2। क्यों? क्योंकि एयर में इसका प्रेशर 159 है जबकि एल्वियोलाई में इसका प्रेशर 104 होता है। क्लियर हो गया? याद रखना है 104 एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। एल्वियोलाई में जो एयर है और वहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है तो उस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, केवल 40। लंग्स की एल्वियोलाई के पास जो गंदा ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन तो उधर टिश्यू ने खत्म कर दिया, इसलिए उसका लेवल बहुत कम है 40। तो अब आप सोचिए ऑक्सीजन किधर से किधर मूव करेगी, एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ब्लड में जाएगी। और ये जब ब्लड यहां एल्वियोलाई के पास आ गया और फिर यहां से रिचार्ज होके जाएगा तो 40 कंसंट्रेशन वाला ब्लड जब 104 के पास से गुजरेगा तो यहां की ऑक्सीजन यहां चली जाएगी
और यहां पर ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होगा उसमें इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का 95 हो जाएगा। जाने वाले ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना हो गया? 95। और उधर टिश्यू की हालत देखें तो बेचारा वो फड़फड़ा रहा है ऑक्सीजन के लिए, उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है लेकिन ब्लड लेके गया 95। टिश्यू बोलता है मेरे पास 40 है, जल्दी से ऑक्सीजन दे दो। तो 95 वाला इस टिश्यू की सेल को ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देता है। बात समझ में आ रही है कैसे ऑक्सीजन पहुंची? ये बहुत सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा, ये डिजिट याद रखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर में इसका प्रेशर है 0.3 और जो एल्वियोलाई में एयर है वहां है 40। तो एल्वियोलाई की जो CO2 है वो लगातार बाहर भागने की कोशिश करती है, वो रुकती नहीं है एल्वियोलाई में, क्योंकि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है और बाहर हवा में कम है CO2 का, तो CO2 बाहर भागती है। जो भी हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें CO2 बहुत ज्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि बाहर की हवा में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत कम है। एल्वियोलाई में तो 40 हो रहा है, इधर केवल 0.3 है, तो तुरंत बाहर जाती है CO2। हमारी एल्वियोलाई में CO2 रुक ही नहीं सकती। ठीक है, अब यहां एल्वियोलाई में 40 है लेकिन जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया था, जो गंदा ब्लड आया था टिश्यू से, उसमें 45 है। 45 है, इधर एल्वियोलाई में 40 है, तो ब्लड की CO2 एल्वियोलाई की तरफ भागती है। भाई ब्लड की CO2 एल्वियोलाई की तरफ जाएगी और एल्वियोलाई उसको एयर में भेज देता है। तो ये ब्लड जब अपना CO2 दे देगा, CO2 इसका निकल गया तो इसका प्रेशर घट के 40 रह गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और टिश्यू ने क्या किया, जैसे ही अब ये टिश्यू के पास गया, टिश्यू ने अपनी CO2 इसमें से ऑक्सीजन ले ली और CO2 उसमें डाल दी, 40 वाले में CO2 डाल दी। क्यों डाल दी भाई? क्योंकि उसके पास लेवल है 45, CO2 उसके पास बहुत ज्यादा है। वो बोलेगा मेरे पास ज्यादा है, तेरे पास कम है, चलो लेके जाओ। तो 45 वाला इसको 40 को दे देगा, तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 को रिसीव कर लेगा, ऑक्सीजन इसको दे देगा, यहां पर एक्सचेंज होता है। तो भैया बात समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि कैसे कैसे आपके ऑक्सीजन चेंज हो रही है और कैसे कैसे CO2 चेंज हो रही है। सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपका पार्शियल प्रेशर, इसको बोलते हैं PO2, इसको बोलते हैं PCO2, पार्शियल प्रेशर। A pressure contributed by an individual gas in a mixture of gas is called partial pressure and it is represented as partial pressure of O2 and partial pressure of CO2। ये अलग अलग लोकेशन में आपको ये दिया है। अरे 2 मिनट में याद करेंगे बच्चे इस पूरी टेबल को, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। अभी नहीं तो बाद में काम तो आएगा। ठीक है, अब हम उन लेयर की बात कर लेते हैं जहां पर एक्सचेंज हो रहा है। देखिए इसमें पार्शियल प्रेशर आपके दिखाए गए, ये बाहर की हवा अंदर जो आई और अंदर की हवा बाहर जा रही है, लंग्स की एल्वियोलाई यहां दिखाया है। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 लिखा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 लिखा है। इधर ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, गैस एक्सचेंज हो जाएंगी और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में आ गया और यहां से गया बॉडी के लिए। बॉडी में गया तो बॉडी में क्या किया, टिश्यू ने ऑक्सीजन ले लिया, अपना CO2 छोड़ दिया, CO2 छोड़ दिया, CO2 फिर आ गया और ये लंग्स से जाते हुए फिर से पहुंच गया, हार्ट से जाते हुए लंग्स में पहुंच गया। तो ये तो एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में, हम ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको पढ़ेंगे। रास्ता हमको समझ में आता है, आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये चीज हम आपको 10th में भी समझाए, फिर भी आप थोड़ा सा डिफ्यूजन को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे वो लेयर जो यहां पर डिफ्यूजन की स्पीड को कंट्रोल करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये एपिथेलियम जो है, इस एपिथेलियम की एक जो लेयर है, हाँ इसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये आपका स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ लंग्स एल्वियोलाई। एपिथेलियम है, एक्टोडर्म से बनती है इसलिए नाम है एपिथेलियम। ये ब्लड कैपिलरीज की जो दीवार है इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। इसको क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। एंडोथीलियम क्योंकि ये एंडोडर्म से बनती है, ब्लड कैपिलरी एंडोडर्म से बनती है इसलिए एंडोथीलियम। ये आपके
एपिथीलियम, क्योंकि एक्टोडर्म से बनती। अब इतना ज्यादा डीप में मत जाइए भाई, ये एपिथीलियम है, ये एंडोथीलियम है, बीच में कुछ बेसमेंट मटेरियल हो सकता है, मेम्ब्रेन हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ प्लाज्मा जैसा हो सकता है। तो ये थिकनेस जितनी कम होगी उतना ही डिफ्यूजन फास्ट होगा। नंबर 1 थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, नंबर 2 सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। जो जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी वो गैस उतनी ही फास्ट स्पीड से डिफ्यूज करेगी, जो जितनी स्लो डिजॉल्व होगी वो उतना ही स्लो स्पीड से डिफ्यूज होगी। दो बातें आपको समझना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। दीज आर टू मेन फैक्टर which are responsible for the diffusion process between the lungs and blood and between the blood and tissue। दोनों जगह डिफ्यूजन हो रहा है, दोनों जगह ये सेम काम कर रहा है। तो इस तरह से ये चाहे आपको डायग्राम में कितना भी गैप दिख रहा है, लेकिन रियल में ये मेम्ब्रेन इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये बहुत पतली मेम्ब्रेन है, तीनों जोड़ने के बावजूद भी, और ये मिलीमीटर में, हम मिलीमीटर से भी कम होती है, तो आसानी से डिफ्यूज होती है और ये गैस हमारा पूरा बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचता रहता है और बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर में निकलती रहती है। इस तरह से ये आपका एक्सचेंज ऑफ गैस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ब्लड का कौन सा पार्ट कौन सी गैस को कैसे ट्रांसफर करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो कल की क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे।